दोपहर का समय होता है। लखन ठंड में खेत की मिट्टी खोद रहा है। रूपचंद जमींदार मोटे कपड़ों में आग के पास खड़ा होता है। तभी रूपचंद जमींदार लखन के पास आता है और लखन से बोलता है, लखन, काम तेजी से कर, ये ठंड के बहाने बनाने का समय नहीं है। अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। तभी लखन घबराते हुए रूपचंद जमींदार से बोलता है, जमींदार जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ पैर जम रहे हैं। तभी रूपचंद जमींदार लखन से गुस्से में बोलता है, लखन, बहाने मत बना, तुझे पैसे चाहिए तो काम पूरा कर। लखन मन ही मन बात कर रहा होता है, भगवान, ये कैसी परीक्षा है? बेटी की हालत खराब है और ये आदमी इंसानियत भूल चुका है। लखन और शालिनी के घर का छोटा सा आंगन है और घर की दीवारें कमजोर हैं और छत से पानी टपक रहा है। शालिनी ठंड से कांपते हुए चूल्हे के पास बैठ जाती है। अजी सुनिए, बहुत ठंड लग रही है, घर में लकड़ियां भी नहीं है जलाने के लिए, और चिंकी को भी बहुत ठंड लग रही है। कुछ कीजिए ना, चिंकी को सर्दी से बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसके गाल लाल हो रहे हैं, इतनी ठंड में तो उसे बुखार हो जाएगा। तभी लखन घबराते हुए शालिनी से बोलता है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास जमीन बेचने के बाद कुछ भी नहीं बचा। जमींदार से उधार मांगने जाऊंगा, पर वह भी आसानी से नहीं देगा। तभी शालिनी उदास मन लिए बोलती है, वो लालची आदमी है, उसने पहले भी हमें कितना सताया है। बाहर से ठंडी हवा के झोंके आते हैं। चिंकी जो कोने में कंबल ओढ़े लेटी है, उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। अजी सुनिए, हमें कुछ करना होगा, हमारी बेटी ऐसे नहीं रह पाएगी। शालिनी, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां लेने, मुझे आते वक्त थोड़ा समय लग जाएगा। रात का समय होता है। गांव के बुजुर्ग कुछ लोगों के साथ लकड़ियों के इंतजाम की बात कर रहे होते हैं। ठंड भयानक है। अगर हम सबने मिलकर कोई इंतजाम नहीं किया तो कई परिवार इसकी चपेट में आ जाएंगे। काका, इतनी ठंड में जंगल जाना मुश्किल है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। सभी के घरों में लकड़ी जलाने की व्यवस्था करनी होगी। सही कहते हो काका, पर हमें जल्दी करनी होगी, ठंड बढ़ती जा रही है। शाम का समय था। शालिनी सेठ मंगतराम के घर में झाड़ू लगा रही है। सेठ आग के पास बैठा होता है। तभी सेठ गुस्से से बोलता है, शालिनी, आज फिर देर से आई हो। अगर काम पे देर से आई तो समझ लेना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। शालिनी बहुत ही दुखी मन से बोलती है, माफ कर दीजिए सेठ जी, बेटी बीमार थी इसलिए देर हो गई। तभी सेठ की पत्नी सेठ को समझाते हुए बोलती है, क्यों इस गरीब औरत को डांट रहे हो? इतनी ठंड में भी काम करने आई है, इसे थोड़ा समय दो। सेठ गुस्से में अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, तुम्हारे ये दया भाव ठीक नहीं, ये लोग इसी बहाने काम चोरी करते हैं। अगले दिन सुबह लखन लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाता है। बहुत मुश्किलों से वह जंगल के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उसे लकड़ियां सारी गीली मिलती हैं। वह थोड़ा और अंदर जाता है। चलते चलते वह थक जाता है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन लखन हिम्मत करके वहां से लकड़ियां लेकर निकल जाता है और घर आता है। अजी, आ गए आप लकड़ियां लेकर। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है और घर में लकड़ियां भी नहीं थी जलाने के लिए। ठंड के मारे चिंकी की तबीयत भी खराब हो रही है। आप घर में ठहरिए, मैं जाकर चिंकी के लिए वैद्य जी से दवा ले आती हूँ। शालिनी घर से निकल जाती है और भरी ठंड में जा रही होती है। ठंड इतनी ज्यादा होती शालिनी थोड़ी दूर ही चलती है। इतने में बारिश होने लगती है। मौसम बिगड़ जाता है। शालिनी एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और मन ही मन बोल रही होती है, ये कैसी परीक्षा है? एक तो ठंड है और ऊपर से बारिश भी होने लगी। अब न जाने ये बारिश कब रुकेगी। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और शालिनी वहां से निकल जाती है। वैद्य का घर बहुत दूर होता है। शालिनी चलते चलते थक जाती है। शालिनी के पैसे अचानक कहीं गिर जाते हैं। अब वो बहुत दुखी हो जाती है। अब रात भी होने लगी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। कुछ दूर चलते ही उससे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो वहां जाती है और आवाज देती है, घर में कोई है?
मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तभी आवाज सुनकर झोपड़ी में से बुजुर्ग बुढ़िया बाहर आती है और उसको देखकर बोलती है, तुम कौन हो बेटी, और इतनी रात ठंड में घने जंगल में क्या कर रही हो, और तुम घबराई हुई क्यों हो? शालिनी बुढ़िया को सारी बात बताती है। शालिनी बुढ़िया को सारी बात बताती है। बुढ़िया उससे अंदर बुलाती है और उसे खाना खिलाती है और थोड़ा आराम करने को बोलती है। शालिनी खाना खाकर लेट जाती है। देखते देखते सुबह हो जाती है। शालिनी की आंख खुल जाती और वो वह से जाने ही लगती है। तभी बुढ़िया उससे कुछ देर रुकने के लिए बोलती है। बुढ़िया अंदर जाती है और उससे एक थैला देती है। तभी शालिनी सोचती है कि मैं इस थैले का क्या करूंगी। बेटी, ये थैला जादुई है, तुम इसमें से जो भी मांगोगी ये वो तुम्हें देगा। और याद रखना, अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और ये लो, अपनी बेटी के लिए दवा, ये मैंने खुद बनाई थी, अब तुम जाओ। शालिनी बुढ़िया का धन्यवाद करती है और वह से कुछ दूर चलती है। उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई झोपड़ी नहीं होती। वो समझ जाती है कि वो कोई फरिश्ता थी। शालिनी अपने घर की ओर लौटती है। शालिनी घर पहुंच के लखन को सारी बात बताती है। शालिनी चिंकी को दवा खिलाती है। तभी चिंकी कुछ ही देर में ठीक हो जाती है, क्योंकि वह दवा भी चमत्कारी थी। कुछ दिनों गांव के बीचों बीच एक बड़ा चौपाल है, जहां सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं और लकड़ियां जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं। भाइयों, इस बार तो ठंड बहुत पड़ रही है। इस बार तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। खेत में काम करना भी मुश्किल कर दिया है। न जाने इतनी ठंड क्यों पड़ रही है। इस बार अब तो जंगल से लकड़ियां भी नहीं मिल रही। और हमारे खेतों में फसल भी बर्बाद हो गई है। खाने के लिए भी अनाज कम बचा है। शालिनी, क्यों ना हम इस थैले से गांव के लोगों के लिए कुछ कंबल मांगने चाहिए। अजी, विचार तो अच्छा है, लेकिन यह सही नहीं होगा। हमें पहले कुछ अपना कारोबार करना होगा। उस कारोबार से कमाए पैसे से हम कुछ खर्चे से कंबल खरीद के गांव वालों को देंगे। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी मेहनत से यह काम करें। लखन और शालिनी बात कर रहे होते हैं और अगले दिन से ही काम शुरू कर देते हैं। लखन अलग अलग गांव के लकड़ी के व्यापारियों से मिलता है और उनसे लकड़ियां खरीदकर अपने गांव में आता है और गांव में बहुत ही सस्ते दाम पर बेचता है। देखते ही देखते लखन की सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। लखन काफी पैसे कमा लेता है और घर आता है। अजी, आ गए आप। आज तो बहुत ठंड है बाहर, और लकड़ियों का क्या हुआ? सारी बिक गई क्या? यह बात रूपचंद जमींदार को पता लग जाती है। लखन के पास इतना पैसा कहां से आ गया एकदम? लखन इतनी जल्दी इतना बड़ा व्यापारी कैसे बन गया? इसके पास इतना पैसा कहां से आया और उसके दिन कैसे बदल गए? एकदम मुझे पता लगाना होगा। कल तक तो ये मेरे पास काम करता था, आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? मैं जरूर पता लगाऊंगा। मुझे तो उसे चिढ़ हो रही है। तभी रूपचंद जमींदार के दिमाग में ख्याल आता है। कई तरह की योजना बनाता है कि किसी तरह से मैं उसका पता लगा सकूं कि इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, और लखन को बर्बाद करने की सोचता है। के पास वाली खिड़की से सारी बात सुन लेता है। उसे जादुई थैले के बारे में पता लग जाता है और वह उनके सोने का इंतजार कर रहा होता है। और रात होते ही किसी तरह से घर में दाखिल हो जाता है और उसे थैले को लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन जब लखन और शालिनी की आंख खुलती है तो वह थैला पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलता। अचानक उन्हें एक चैन पड़ी हुई मिलती है। जब वह समझ जाते हैं कि हमारा थैला कोई चोरी करके ले गया है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता वह चैन किसकी है। रूपचंद जमींदार थैला अपने घर ले आता है और उस थैले को कहीं छुपा देता है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। रूपचंद जमींदार सोचता है कि थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर इस थैले से अपने लिए बहुत सारा धन सोना चांदी मांग लूंगा और फिर इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और कुछ घंटों का आराम करने के बाद वो थैले से जैसे ही सोना चांदी मांगता, तभी उस थैले से पत्थर निकलने लग जाते हैं। फिर उस थैले से बुढ़िया प्रकट होती हैं।
अरे मूर्ख इंसान, तू बहुत ही लालची है। तूने न जाने कितने परिवारों की जिंदगी खराब की है। तू इंसान नहीं है और तूने ये थैला भी चोरी कर लिया जो मैंने शालिनी को दिया था। ये याद रख, जिस इंसान के मन में कोई लालच और दिल ईमानदार हो, जो अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करे, ये वरदान उसी के लिए काम करता है। अब मैं तुझसे तेरी सारी धन दौलत संपत्ति में सब छीन लूंगी जो तूने बेईमानी दूसरों का हक मार के तूने जमा किया है। तभी जमींदार को अपनी गलती पर पछतावा होता है और उस थैले को ले जाकर गोपाल को वापसी कर देता है। उससे माफी मांगता है और उसके आगे गिड़गिड़ाता है। लखन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारे घर से जादुई थैला चुराया था। मैं ही वो चोर हूं। मुझे जो सजा दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। लगता है ये सजा मुझे भगवान ने ही दी है। मैं कहीं का ना रहा। मैंने तुम्हारे और सभी गांव वालों के साथ कभी किसी का भला नहीं। क्या तुम ईमानदार और भले इंसानों के साथ बुरा क्या है? अब मैं हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। जमींदार के गांव छोड़ने के जाने के बाद गांव में खुशहाली आ गई थी और लखन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। उसने हर गांव वालों की खूब मदद की। उसने हर किसी को खुशी दी और सबकी मदद की और जादुई थैले का सही से इस्तेमाल किया। लखन को समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी से ही चलना चाहिए। इससे भगवान भी हमारी मदद करते हैं और खुश रहते हैं हमारे से।